कि इस बार सरस्वती पूजा हम लोग अपने मनाएंगे। अब हम सोचे थे कि सबको कुछ कुछ दे देंगे चंदा, थोड़ा बहुत करके, अब उतने का अब अपना मनाएंगे हम, मूर्ति ला के। सब लोग रंगबाजी हम भुला दिए। क्रांति आ गई इस इलाके में क्या? कंपनी का दिन गवर्नर जो हम लोग पिछली बार ये कर रहे थे, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा चीज कर लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव हो गया था, ये सारा पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए थे, वारेन हेस्टिंग्स के पास आ गए थे। वारेन हेस्टिंग्स, इनकी चर्चा काम भर हो गई थी कि ये ट्रेजरी को, कोषागार का मतलब ट्रेजरी होता है जिसमें जो है पैसा जो है वो रखा जाता है, उसको मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता ले आए थे वारेन हेस्टिंग्स। और हम बताए थे कि ये इनका टर्म जो 1773 से 85 है, ठीक। और 1772 में बतौर गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, ये प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत स्टार्ट किए थे, यानी कि क्रिमिनल और सिविल। फौजदारी कहते हैं क्रिमिनल को और दीवानी कहते हैं सिविल को। जितना चेक बाउंस, बैंक, इंश्योरेंस, ये सबसे मामला रिलेटेड रहता है वो सिविल होता है, और जहां उसमें मारना पीटना धमकाना ये सब जुड़ गया तो वो हो जाता है क्रिमिनल। जैसे आप चंदा मांगे, हम चंदा दिए, उसमें कम बेसी हुआ, सिविल हो गया। आप धमकी दिए, क्रिमिनल हो गया, ठीक है। तो उसमें अलग अलग चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब जितना है फालतू की चीजें हैं। दीवानी अदालत में कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। इसका मतलब क्या होता है? कलेक्टर का मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो दीवानी सिविल मामला किससे रिलेटेड होता है? रेवेन्यू से। मान लीजिए कि आप टैक्स चोरी किए हैं, कुछ किए हैं, तो मामला कहाँ जाएगा? सिविल में। और रेवेन्यू का कलेक्शन कौन करता था? कलेक्टर। इसलिए डीएम को क्या कहते हैं? कलेक्टर भी बोलते हैं, यानी जो राजस्व वसूली करता है, राजस्व को कलेक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? कलेक्टर। जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो ये इस तरह के मामले। लेकिन बाद में क्या किया गया, ये तो अभी का मामला है। अब कलेक्टर की एक सीमा बांध दी गई है कि ये 25,000 रुपए तक का मामला सुनेगा। 25,000 रुपए तक का रेवेन्यू का मामला कौन सुनेगा? उसके ऊपर ये कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में सिविल का मामला दिखा जाता है, और सेशंस जज के रूप में वही व्यक्ति क्रिमिनल मामला देखता है। क्रिमिनल मैटर को देखने वाले लोग को इसके नीचे सीजीएम कहा जाता है, इधर जो है सिविल जज हो जाते हैं। तो ऐसी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का न्यायालय, जो आधुनिक जो न्यायालय प्रणाली है, अदालती सिस्टम है, उसको किसने ये किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो ये कर लेना। और ये सब कलकत्ता में क्या किया गया क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब ऐसा कुछ नहीं है इसमें याद करने लायक। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून, अर्थात हिंदुओं के समय में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि क्रिमिनल वाले मामलों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, ठीक है। इन लोगों को इसीलिए अभी भी कई बार कहेंगे कि शरीयत के हिसाब से रहे, आदत पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सेकुलर इंडिया है, ठीक। द्वैत प्रणाली जो था उसको बता देता हम पिछले क्लास में कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। 1765 में आया था, ठीक है। दो उपदीवान रखा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय। दोनों को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? हटा दिया और पूरी तरह जो है व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में ला दिया, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, इजारादारी प्रथा कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट पर देना 5-5 साल के लिए जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट के पहले वारेन हेस्टिंग्स 5 साल की व्यवस्था लेकर के आया था। पंचवर्षीय ठेका होता था इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछता है, क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना, ठीक। 2 विशेषताएं थी, 5 साल का होता था, और जो उच्चतम बोली लगाता था उसको लगान वसूली का अधिकार मिलता था। ये सब पे ध्यान देना। आजकल एग्जाम का क्वेश्चन ऐसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था इजारेदारी प्रथा का? अधिकतम लगान वसूली। इजारेदारी प्रथा को वारेन हेस्टिंग्स कितने साल के लिए लेकर लाया था? 5 साल के लिए। इसमें लगान वसूली का अधिकार किसको मिलता था? जो सबसे ऊंची जो है कीमत लगाता था, बोली लगाता था, जो टेंडर सबसे ऊंचा खरीदता था, ठीक है। और बाकी ये फालतू है, मुन्नी बेगम जो थी, इन सब का मतलब नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं है सब। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। जेंटू जो होता है, ये जेंटू लॉज,
इसका मतलब होता है उत्तराधिकार, सक्सेशन, ठीक है। जेंटल से होता है ये जेंटू लॉज, जेंटू लॉज, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, जेंटू लॉज ये उत्तराधिकार से संबंधित है, सक्सेशन से। चूंकि मनुस्मृति में दिया हुआ है कि पिता की मृत्यु के बाद किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसलिए क्या कहता है उत्तराधिकार कानून। तो कोड ऑफ जेंटू लॉज, जेंटू मीन्स उत्तराधिकार, सक्सेशन, ठीक, उत्तराधिकार से संबंधित है। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि ये लोग ना भारतीय व्यवस्था को समझना चाहता था कि आखिर इनके ग्रंथों में क्या है, इससे पकड़ो, ताकि ये लोग कोई विद्रोह ना करें, क्योंकि डर लगता था कि ज्यादा कुछ ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम के राइटर कौन थे? कालिदास, कालिदास, ठीक है। हेस्टिंग्स ने 1781 में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। पहला मदरसा भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में 1781 में स्थापित किया गया था, 1781 में। इसी समय ये 1782 है, 1792 है। जोनाथन डंकन, क्या जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कब किया था, किस साल किया था? ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं नहीं, सेवनटीन 92 बोले नहीं कि डाउट जब हो गया तो फिर 1792 कर लीजिएगा। 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, 1792। कुछ चीज ऐसा होता है कि किताब में लिखा रहता है तो हम लोग को डाउट हो जाता है। तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये कर लेना, ये सब एग्जाम में पूछता है, ये पूरा कर लीजिए, तीनों एग्जाम में पूछता है। 1781 में मदरसा, ठीक है, 1781 मदरसा, ठीक, 1792 संस्कृत विद्यालय बनारस, और वो मदरसा कलकत्ता, और फिर 1784 दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी, और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। यानी आगे चल करके इसके 20 साल के बाद जो चीज कलकत्ता में खुली थी उसको कहां खोला गया? बॉम्बे में। और फिर उसके भी लगभग 20 साल यानी 19 साल के बाद कहां खोला गया? लंदन। क्रम याद रखना, कलकत्ता, बॉम्बे, लंदन, 20 साल 19 साल, 20 साल 19 साल का डिफरेंस। देखो यहां पर बंगाल में, कलकत्ता में खोला गया, दूसरा कहां खोला गया? तीसरा कहां खोला गया? लंदन में। कभी भी क्रम दे सकता है, एशियाटिक सोसाइटी का क्रम बताइए, पहले पहले कहां खुला था? तो भैया पहले कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर 20 साल के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, और फिर उसके 19 साल के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। ये 3 जगह खुला था। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करा दी, जो इलाहाबाद के संधि में शुरू हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि उनको शाह आलम सेकंड को कितना पेंशन मिलेगा? 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन, लेकिन इसको जो है बंद करा दिया गया, ठीक है। आदत लगी हुई थी नफासत वाली, बंद हो गया, तो धीरे धीरे तनाव जो है कल्मिनेट कर रहा होगा। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। गुड इवनिंग काजल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, यही होना चाहिए स्पेलिंग, हम बार बार गजट के स्पेलिंग करवाते हैं। आई विल सी ओनली देन आई विल गो अहेड, गजट, ठीक है, वाह सही है। हमको डाउट हुआ थोड़ा देर के, लेकिन हम लिखे सही थे, द बंगाल गजट, ठीक है। ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और बाद में 1816 में कौन खोला था द बंगाल गजट नाम से अखबार? कौन स्थापित किया था बताइए?
आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ऑनलाइन वालों के लिए भी। 1816 में बंगाल गजट कौन लिया था? ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिएगा, ऑनलाइन वाले अपना दो जवाब। 1780 में बंगाल गजट किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किसने इसको 1816 में शुरू किया था? किस इंडियन ने? सेम नेम से, द बंगाल गजट। राइट डाउन। बंगाल गजट को 1816 में 36 साल के बाद किसने नाम से शुरू किया था? किस भारतीय ने? इंडियन है कोई? हु वाज ही? ये तो ब्रिटिश हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की वाज ब्रिटिश, बट विद द सेम नेम द बंगाल गजट वाज स्टार्टेड इन 1816। ठीक है, कोई भी जो बता दे। ना, बिल्कुल नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल नहीं है। बोलिए। 1816 1820 में था। है कोई? गंगा किशोर भट्टाचार्य। काजल, गंगा किशोर, अच्छा, गंगा किशोर भट्टाचार्य। ठीक है, गंगा किशोर भट्टाचार्य। ठीक, गंगा भट्टाचार्य। कहीं 1816 मिलता है, कहीं 1818 भी मिलता है, लेकिन ये 1816 ही था, 36 साल के बाद। गंगा भट्टाचार्य। ठीक है, नॉर्मल याद रखिएगा, सब याद रहेगा, डरना नहीं है। समझ आया? इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1774 में। 1770 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आगे चल के ये उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। आगे चल के यही कलकत्ता हाई कोर्ट बनता है। आगे चल के यही क्या बनता है? कलकत्ता हाई कोर्ट। याद रखना कि अब ये क्या आ गया, इसको कैसे ले जाना है? आ गया है। ठीक, हम सोचे कि घबरा गया क्या, यहाँ करना था। ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल था, ये 1774, ये आगे चल के 1862 में बन गया कैलकटा हाई कोर्ट। आज भी ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये कोलकाता हाई कोर्ट नहीं है। व्हाट इज इट? इट इज कैलकटा हाई कोर्ट, यही बन गया। ठीक है, और जो 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जो बना था 1935 के एक्ट में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वो जो है आगे 1950 में क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बिकेम कलकत्ता हाई कोर्ट। क्लियर? एंड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 बिकेम सुप्रीम कोर्ट इन 1950। याद रखना इसको। अब क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट? 1774 का सुप्रीम कोर्ट बंगाल का बन गया था, आगे कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में। और 1937 में जो 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, संघीय न्यायालय, वो आगे चल के 13 साल के बाद क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और बहुत लोग इसी को समझ जाते हैं कि यही आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बन गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो बना था। ठीक है, आई आ गया, ये वापस जाना है, बार बार चेंज होता था वो। ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र क्या था? कलकत्ता तक था, बस।
कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता जब दोनों पक्ष क्या हों, समझ, इस लाइन को याद रखना। इसका क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन कहां तक था, इट्स जुरिस्डिक्शन वाज ओनली अप टू कैलकाटा। और इसके बाहर कोर्ट तभी सुनवाई कर सकती जब दोनों पक्ष सुनवाई के लिए तैयार हो जाते। इस न्यायालय में न मुस्लिम कानून न हिंदू कानून लागू होता था। क्या लागू होता था? अंग्रेजी कानून। इसका मुख्य न्यायाधीश एल्जा इम्पे था, एल्जा, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। एल्जा इम्पे वारेन हेस्टिंग्स का बचपन का दोस्त था, बचपन का दोस्त था। और सुप्रीम कोर्ट में एल्जा इम्पे के साथ और 3 जज थे, ठीक है। एल्जा इम्पे यानी चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, बचपन का दोस्त एल्जा इम्पे। इसी के कोर्ट में ब्राह्मण नंद कुमार ने हेस्टिंग्स के खिलाफ, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था, महाभियोग के लिए किया था। लेकिन एल्जा इम्पे जो कि बचपन का दोस्त था वारेन हेस्टिंग्स का, इसलिए जस्टिस एल्जा इम्पे ने ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी। ठीक, सोचो उस समय ये लोग इतने पावरफुल हो गए थे कि ये फांसी देने लगे थे। अभी स्टार्ट ही कितना हुआ था, कितना साल हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि हम लोग के साथ मामला वही था, घर का भेदिया लंका ढाए, ठीक है। न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, ठीक इसी समय अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अंग्रेज फंसे हुए थे और इसी समय इंग्लैंड में गृह युद्ध भी छिड़ गया था। जो आयरलैंड था वो विद्रोह कर दिया था। यानी इंग्लैंड एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा था, भारत में मराठों से, अमेरिका में अमेरिकियों से, और इंग्लैंड में अपने घर में ही आग लग गई थी, ठीक है, अपने ही चिराग से अपने खुद को आग लग गई थी। यानी आयरलैंड जो था वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें नॉर्थ आयरलैंड को आज तक नहीं छोड़ा, और नीचे वाला आयरलैंड जो है वो अपना सेपरेट आयरलैंड हो गया है, जहाँ की एनी बेसेंट थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 टू 1784, इसी के बीच में हैदर अली मरा था 1782 में, 1782 में। ये सब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि से समाप्त हुआ 1782। सूरत की संधि से शुरू हुआ था, सलबाई की संधि से खत्म हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ था, ठीक है। और ये मैंगलोर की ट्रीटी, बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स नाम था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स का, विलियम पिट का। तो पिट्स का मतलब हो गया पिट का, पिट का इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की, ठीक है। राय रायन पद का नाम था, इट वॉज द नेम ऑफ पोस्ट। इस पर जो बैठा भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ, राज बल्लभ था। राय रायन राज बल्लभ, संपूर्ण लगान के वसूली के लिए। राज बल्लभ को राय रायन, पद का नाम था राय रायन, राय रायन राज बल्लभ। ये इस पद को प्राप्त करना पहला भारतीय था राज बल्लभ, जो कि इसके पिता का नाम क्या था? दुर्लभ राय, दुर्लभ राय का बेटा। तो आ जाएगा, ये एक नया क्वेश्चन टाइप का रहता है कि राय रायन किसको बनाया था? वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा किसको बनाया था, ठीक है, राज बल्लभ को। ये सब नया क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो एडमंड बर्ग के द्वारा, एडमंड वहां का सांसद था, ये एडमंड बर्ग के द्वारा जो है महाभियोग लगाया गया, एडमंड बर्ग के द्वारा। इम्पीचमेंट, महाभियोग मींस इम्पीचमेंट लगाया गया, इसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, जिसमें प्रमुख था अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट विद द बेगम्स ऑफ अवध, प्लस नंद कुमार का जो डेथ पनिशमेंट, उसको लेकर के इम्पीचमेंट का कारण था कि कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब की बेगमों के साथ, उसकी पत्नी के साथ
और माँ के साथ बदतमीजी की थी, सारे आभूषण छीन लिए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स पर क्या चला था, महाभियोग चलाया गया था कि तुम किस बिना से अवध के नवाब की महिलाओं से बदतमीजी किया था और उनसे जो है उनका जेवर जाठी जितना था सब छीन लिया था ये, ठीक है। तो इसके लिए इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, याद रखना। और कौन चलाया था, एमपी मेंबर ऑफ, जो उसका मैंने वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स का जो मेंबर था एडमंड बर्ग, एक तरह से वहां का जो सांसद हुआ, ठीक है ये। परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा यह तो हमारे साम्राज्य का शेर है, ठीक है, ब्रिटिश मतलब, और उसको सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 1786 में वाराणसी में जाने के पश्चात राजस्व परिषद का पुनर्गठन किया गया। लगान परिषद वही राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल, और एक नवीन अधिकारी, नए अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों को के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी, मुख्य सरिस्तादार। ये सब अभी नहीं पूछता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है, सुरक्षा घेरे की नीति। सुरक्षा घेरे की नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। तो क्या दे रहा है ये, व्हाट इज रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी, जब रिंग फेंस पॉलिसी ये थी कि यहां पर बंगाल को कब्जा लिया और अवध यहां था, अवध को जानबूझ के छोड़ दिया गया। इधर बे ऑफ बंगाल था, बे ऑफ बंगाल जानबूझ के मराठों से नहीं भिड़ा उस समय, और इधर से अब्दाली का डर था अफगानिस्तान साइड से। इसलिए कहा जाता है कि घेरे की नीति, इसने पहले खुद को घेर के रखा, सुरक्षा घेरे की नीति, यानी रिंग फेंस के रूप में किसको यूज किया, अवध को। ये बक्सर के युद्ध में अवध हार चुका था, बावजूद आगे चल के भी वारेन हेस्टिंग्स ने जो है वो कुछ नहीं किया, मराठों से लड़ा, लेकिन 1782 में सलबाई की संधि कर ली। सलबाई की संधि, मैटर आगे बढ़ाया ही नहीं, शांति कर दिया। इसी को कहते हैं इसके घेरे की नीति। ये अपने को भी सुरक्षित घेरे में ला रहा था कि पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि चुपचाप एक जगह पे आ करके स्थापित हो जाओ। आके बाहर से स्थापित हो गए, टिकने नहीं दे रहे थे, कभी मद्रास से, कभी बंबई से, बंगाल। और जब एक बार टिक जाओ तो पहले अपना सुरक्षित घेरा बनाना शुरू करो। आ रही बात समझ में कि हम क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है धम 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 धीरे धीरे सब जो है आपके घेरे में आते चले जाएंगे। तो पहले खुद को सुरक्षित बनाओ, इतिहास से सीखो, उसमें समय लगता है। उसके बाद अपने आप जो है लोग आपसे जो है सब्सिडी अलायंस में आते चले जाएंगे। पहले वो आपको कहते कि आओ हमारे घेरे में, अब आप कहेंगे अगर सुरक्षा चाहते हो तो आओ मेरे घेरे में, डू सब्सिडी अलायंस विथ मी। तो ये शुरुआती फेज था वारेन हेस्टिंग्स वाला। इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, पहले खुद को सुरक्षित घेरे में ला दिया, यानी हम कछुआ की तरह क्या हो गए हैं, सुरक्षित हो गए। अब जो है उसमें से मुंडी निकलेगा धीरे धीरे। जिसको भी घेरा चाहिए सुरक्षा का, आइए जुड़िए मेरे साथ, ठीक। और उसके बाद तीसरे चरण में जब डलहौजी आएगा तो वो हड़पना शुरू करेगा, लाओ लाओ सब, और तब एकाएक होगा 1857 का विद्रोह। उसके बाद क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा, सारा सोना चांदी लूट करके क्राउन ले जाएगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, अपन का झोला उठाएंगे चल देंगे। अंग्रेजों के बारे में बता रहे थे तो ठीक है, जब तक महात्मा गांधी आएंगे तब तो घेरे की नीति समझ में आ गया। रिंग फेंस पॉलिसी, पहले घास बन के उगो ताकि किसी को पता नहीं चले, और जब एक दिन बरगद बन जाओ तो सब जान जाएंगे आपको। तो मैं घेरे की सुरक्षा, घेरे की नीति। सर जॉन मैकफर्सन
1785-86 अस्थाई गवर्नर जनरल थे, अस्थाई, एक्टिंग गवर्नर जनरल 1 साल के लिए। और इंतजार किया जा रहा था क्योंकि अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस चला 1775 से 1781। अमेरिका निकल गया उसमें से। 1783 में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें पहली बार 1783 के ट्रीटी ऑफ पेरिस में यूनाइटेड किंगडम रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1781 में ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी क्रांति। और इंग्लैंड ने कब मान्यता दी यूएसए को? पेरिस की ट्रीटी 1783 में। और यूएसए ने अपना पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें मानवाधिकार का दस्तावेज कहते हैं, ठीक है, जो कि ओरल फॉर्म में, जिसमें 7 आर्टिकल्स थे, ओनली 7 आर्टिकल्स वर देयर इन द ईयर 1789। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जहां से हमने लिया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ यूएस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 7 आर्टिकल्स था केवल, बस, ठीक है। कब बनता है ये अमेरिका का संविधान? और इसको कौन बनाता है? थॉमस मैकफरसन 1789, थॉमस मैकफरसन, ठीक है, थॉमस मैकफरसन। क्या अमेरिका स्वतंत्र हो गया था 1781 में ही, भगा दिया। 1775 में युद्ध की शुरुआत हुई। 4 जुलाई 1776 को जो वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि नाउ वी आर नॉट इंग्लिश, वी आर अमेरिकन। इसीलिए उस डे को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन तब तक लड़ते रहे ये सब। जीते फाइनली कब? 1781। दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को हरा दिया अमेरिकियों ने, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, सबकी मदद से, ठीक। लेकिन मेन चीज था इनका जुनून, ठीक है, इसलिए जीते। इंग्लैंड को 2 साल लग गया स्वीकार करने में कि हाँ अमेरिका हमसे स्वतंत्र हो गया है। पता है कौन हारा था यहां 1781 में? इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से हारने वाला आदमी का नाम था कॉर्नवालिस। 1781 में इंग्लैंड के किस सेनापति ने समर्पण किया अमेरिका के सामने? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1781 में हार गया। इसको बहुत गुस्सा आया, बोला कि आप लोगों को फ्री हैंड नहीं दिए, इसलिए हम लोग हारे, आप हमको दीजिए इंडिया में, हम देखिए कैसे ठीक करते हैं। तब कहा गया अच्छा करेगा तो हाँ करेंगे, दीजिए। हार गए, इसका मतलब क्या? इंग्लैंड ने कॉर्नवालिस को लॉर्ड का टाइटल देकर कहां भेज दिया? इंडिया। 5 साल के बाद 1786 अमेरिका हाथ से निकल चुका था, अमेरिका हाथ से निकल चुका था। और इसलिए अब तय किया गया कि भारत में वैसा शासन करो कि हम अब हमेशा राज करें यहां पर, ठीक है, क्योंकि अमेरिका हाथ से निकल गया है, हम इंडिया को हाथ से निकलने नहीं देंगे, ठीक है। 2 बार आता है, 1786 से 1793, और दूसरी बार इसको भेजा जाता है तो ये अपना पहुंचता है 31 जुलाई 1805 को। और ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में, 1 अक्टूबर के आसपास मर जाता है, ठीक है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2.5 महीने के आसपास रहता है ये, ठीक है। और ये डाइज इन अक्टूबर 1805। ये गाजीपुर में मर जाता है लौटते समय। ये दिल्ली से आ रहा था कलकत्ता, और रास्ते में गाजीपुर, यूपी बिहार बॉर्डर पर गाजीपुर है, बक्सर के पास, वहां पर ये बीमार पड़ता है, वहीं मर जाता है। इसकी कब्र वहीं बना दी जाती है गाजीपुर में। आज भी इसके वंशज आते हैं वहां पे फूल माला चढ़ाने, गाजीपुर में, जहां इसकी कब्र है, ठीक है। तो ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का जिसकी कब्र जो है वो गाजीपुर भारत में बनी, पहला, ठीक है। 3 गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिनकी कब्र कहां है? भारत में, ठीक है। दूसरा हार्डिंग प्रथम है, और तीसरा अभी हम भूल गए, जब याद आएगा तो हम बता देंगे। अभी अभी याद था 20-25 सेकंड पहले, फिर मैं बुढ़ापे का शिकार और जो है हम भूल गए, ठीक। तो मैंने मरने को तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी, लेकिन हम
एक तो ये मरे लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसकी जो कब्र है वो कहाँ है, लाश उठा के लेके चले गए होंगे सब इंग्लैंड, लेकिन 3 मरे थे कहाँ, भारत में। ये एक कॉर्नवालिस, हार्डिंग फर्स्ट, ठीक, और तीसरा लॉर्ड मेयो, तो वही होगा 3 लोग। कब्र इसकी है एक की। तो इसी के समय में जिले के समस्त अधिकार किसको दे दिए गए, कलेक्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में सबसे ताकतवर हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको सिविल सेवाओं का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ आईएएस सरदार वल्लभ भाई पटेल, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर भ्रमण करने वाली अदालतें, इसमें 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। जिला फौजदारी अदालतों को इसने समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए स्थापित की। कॉर्नवालिस ने 1793 में जाते जाते फेमस कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित था। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका शक्ति एक तरफ, जुडिशरी। कॉर्नवालिस कोड क्या किया, एक तरफ कलेक्टर के पावर और एक तरफ जजेस का पावर कर दिया। जबकि शुरू में क्या था, शुरू में आप देखिएगा सारा अधिकार किसको दे दिया था, कलेक्टर को। लेकिन बाद में क्या करता है, लास्ट में जाते जाते एक रेगुलेशन, विनियम का मतलब होता है रेगुलेशन, के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से क्या कर दिया, और केवल संग्राहक अभिकर्ता, संग्राहक अभिकर्ता का मतलब होता संग्राहक, कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टिंग एजेंट, अभिकर्ता का मतलब एजेंट, संग्राहक, कलेक्टर यानी कलेक्टिंग एजेंट, उसका काम केवल रेवेन्यू वसूल करना हो गया। इसकी ताकत इसी ने सिर पर चढ़ाया और इसी ने उतार भी दिया, ठीक, याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, फिर अगला, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। जमींदारों के पास पुलिस राइट था पहले, वो छीन करके कॉर्नवालिस ने किसको दे दिया, पुलिस कर्मचारियों को, और जो है दरोगा पद की स्थापना कर दी। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया, ठीक है, दरोगा को। तो याद रखिएगा, कलेक्टर का पद भले वारेन हेस्टिंग्स लाया था, लेकिन जज को अलग और कलेक्टर का अलग पावर भी बाद में कौन करता है, कॉर्नवालिस। और दरोगा पद भी कौन क्रिएट करता है, कॉर्नवालिस। तो आज जो आप डबल स्टार दरोगा देखते हैं वो किसका ये है, कॉर्नवालिस की देन है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि कॉर्नवालिस, याद रखना, दरोगा। डीएम के अधिकारों को बाद में कलेक्टर के अधिकारों को कम भी किसने किया, कॉर्नवालिस ने ही। जब उसने अलग से उसको केवल कहा कि तुम्हारा काम केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बाकी चीजें देखना तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। मैक्सिमम आप क्या बन सकते थे, सेना में आप सूबेदार जमादार बन सकते थे, और आप इसमें क्या बन सकते थे, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। मुंसिफ जो है सिविल जज को कहते हैं, सिविल जज को क्या कहते हैं, मुंसिफ कहते हैं। मुंसिफ इज ए काइंड ऑफ सिविल जज, मुंसिफ इज अ काइंड ऑफ सिविल जज, सिविल मैटर देखता है, इज ए काइंड ऑफ सिविल जज, मुंसिफ इज ए काइंड ऑफ सिविल जज। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना की, परमानेंट सेटलमेंट 30 साल के लिए। वारेन हेस्टिंग्स 5 साल के लिए आया था, ये ले आया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब परमानेंट नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट वाज मींट फॉर 30 ईयर्स,
परमानेंट सेटलमेंट वाज मीन्ट फॉर 30 to 40 years, 30 to 40 years, 30 से 40 साल के लिए होता था ये। इसको मत समझना कि परमानेंट का मतलब हो गया 100 साल 150 साल के लिए। परमानेंट मतलब एक लाइफ टाइम भर के लिए, किसी का 30 से 40 साल, 30 से 40 साल में खत्म हो जाता है मामला। मान लीजिए किसी के जीवन में 30 से 40 साल का मतलब क्या हुआ, अभी से 30-40 साल बाद आप लोग क्या हालत रहेगी सोचो। अभी जो तुम्हारी उम्र है और उसमें 40 साल जोड़ दो, कौन साल आ जाएगा, तो आ गया। और उस समय भी मैं फैंटम की तरह रहूंगा, उस समय भी आप सभी के बाल बच्चे आ चुके होंगे और उसके भी बाल बच्चे। कहाँ जाना पढ़ने, प्रियांक सर के पास, क्योंकि मैं आत्मा हूं, कभी इधर कभी उधर। आओ, समझ आ गया? निकू चाचा, ठीक है। तो ठीक है। अब देखो, एक तरफ तो जमींदारों को पुलिस के अधिकारों से वंचित कर दिया, लेकिन किया क्या एक काम, कहा गया कि अस्थाई बंदोबस्त ला दिया और अपना जो लैंडलॉर्ड था जमींदार, इसको भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को 10/11 और लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखने को दे दिया। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू को 11 भागों में बांटा जाएगा। 10/11 कौन रखेगा, अंग्रेज अपने पास, और 1/11 जो है लठैती से राजस्व वसूली के लिए जमींदार को। जमींदार इतने में खुश था कि हमको 1/11 मिलेगा, कि जितना वसूली होगी, और सोचो कि जितनी वसूली होती उसका 1/11 वही तो। और ये लगान पता है कितना होता था, 60%, 70%, 80%। किसान अगर 100 केजी उगाया तो उसका 70, 75, 80 केजी यही से उठा के ले जाते थे। और मान लो कि अगर 75 केजी उठा के ले गया तो उसमें जो 6-7 केजी पड़ा जमींदार को, और बाकी सारा अंग्रेज को। अब सोचो ये कितना अनाज ले आते थे, और किसान के पास क्या बचता था, कुछ नहीं। वो किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता होगा। आप देखिएगा कि कैसे यहां पर इस इलाके में जो है कोचिंग वालों को सब जब चंदा वसूली करते हैं, जब रंगबाजी करते हैं, कितना खौफ होता था कोचिंग में कि बाप रे बाप, इससे आप जीत नहीं सकते हैं। मारा है। आज शनिवार था, क्योंकि कल हमको जाना पड़ा था वहां, तो हम नहीं ले पाए थे, तो हम सोचे कि शनिवार है आज छुट्टी करते हैं, क्योंकि गला का वो प्रॉब्लम था। लेकिन फिर किसी का मैसेज आया कि सर आज की क्लास, तो हमने कहा कि ठीक है, टेलीग्राम पर एक मैसेज मार देते हैं, आज की क्लास होगी जैसी आपकी आज्ञा। और हाँ, कल संडे है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा मन कर रहा है कि चूंकि किसी को 1 रुपया तो हम देते नहीं हैं हमेशा की तरह, इस साल भी सोचें कि अपने से मनाएंगे पूजा। ठीक है, ताकि सरस्वती पूजा के दिन छोटा सा आयोजन अपने यहाँ। ठीक है, जब क्षमता आप में तो आप खुद कीजिए, दूसरों से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल, हमारा अपना फंडा है, प्यार से दे देंगे, ऐंठ के मांगिएगा चाहे कोई हो, जान जाए तो जाए, हमको उसका डर नहीं है। ये सब उसको ना डर होता है, जो शरीफ लोग हैं डर जाते हैं, ये है वो है, जिसको है ही नहीं उसको क्या डराइएगा आप। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना, वाह, किसने बनाई थी ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने, और ये आया था बाद में जॉन सोर। लेकिन तब जो थे जॉन सोर गवर्नर थे, और उन्होंने उस ये में इन्होंने कॉर्नवालिस के समय में, जब वो गवर्नर जनरल थे, जूनियर थे, तब ये प्लान बनाया। चूंकि प्लान इनका था, इसलिए अंग्रेजों ने आगे चल के जॉन सोर को भी क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। समझ में आया? और जॉन सोर के नाम में शोर है, लेकिन ये बिल्कुल शोर नहीं करते थे, ये अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस पे चलते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे किसी को। जो हो रहा है होने दो, हमको क्या मतलब, जॉन सोर। लेकिन लत्ती लगाई थी परमानेंट सेटलमेंट की इन्होंने ही। प्लान किसका था? तो अब क्या ध्यान देना है कि मान लो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया,
हु इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हुज प्लान वाज दिस? यह योजना किसकी थी? जॉन सोर। अब बाद में जॉन सोर आएगा, कहिएगा कि देखिए गलती हो गया सर, वो तो कॉर्नवालिस था ना। नहीं, प्लानिंग जॉन सोर की थी। इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय, उसको लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और मद्रास के उत्तरी जिलों में। याद रखना ये एक ऑड क्या है, मद्रास के उत्तरी जिलों में। तो ये देखिएगा, ठीक है, इसको कहां कहां लागू किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी, और उसके बाद मद्रास के कुछ जिलों में। इट वॉज इंप्लीमेंटेड ओनली इन 19% पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह केवल 19% ब्रिटिश भूभाग पे हुआ था, ब्रिटिश इंडिया पे बस। ब्रिटिश इंडिया के कितने पार्ट पर हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था केवल ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू हुआ था बस। ठीक है, ये याद रखना, 19% हिस्से पे परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र एक मिनिमम कर दिया गया था, और ये मैक्सिमम ले जाते थे लूटने के लिए कि तुम हमको इतना दे देगा, अब तुम अपना जितना वसूलो, ये तुम्हारा है। यह चंदे में पहले होता था कि तुम्हारा ये हिस्सा, तुम्हारा ये एरिया, तुम्हारा ये एरिया, इतना टेंडर गिरा दो, दे दो, अब बाकी तुमको जितना लूटना है लूट लो यहाँ इन लोगों से, ये तो देंगे ही देंगे। कोचिंग इंडस्ट्री का हाथ हो गई खराब, कुछ हैं जो लूट रहे हैं, बाकी लोगों से किराया भी निकल रहा है। ऐसे स्थिति में उन सब ने क्या किया? सब 15 दिन से ताला मार के भाग गए हैं। आप देख लीजिए पूरे इलाके में कोई कोचिंग है आज की तारीख में खुली? द ओनली वन जो हमेशा खुलता है, हर साल की भांति इस साल भी चला रहे हैं। सुना गया? समझो, भू राजस्व वसूलने की दो अन्य व्यवस्थाएं क्या थी? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। व्हाट वाज रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी कर्नल रीड, मद्रास और बॉम्बे प्रांत। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास इन द 51% भाग। रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब किसान, रैयतवाड़ी ब्रिटिश भारत के कितने हिस्से में? 51% में रैयतवाड़ी, यानी जमींदारी से ज्यादा क्या था? रैयतवाड़ी। और इसमें क्या था? परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 19%। इसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसको क्या कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त को भी जमींदारी कहते हैं। एंड दिस वाज रैयतवाड़ी। रैयत मींस किसान, फार्मर्स। ठीक है, कितने एरिया में? 51%। इन विच प्रोविंसेस? बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास। अब बंगाल। अब बचा क्या? महालवाड़ी बचा। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी। महालवाड़ी, महाल मीन्स बड़ा गांव या 4-5 गांवों का ग्रुप, समूह। 4-5 गांवों का समूह क्या कहते थे? महाल। रैयतवाड़ी में सीधे रैयतों से, किसान से लिया जाता था, सीधे किसान से। इसलिए इन इलाकों में कोई जमींदार नहीं आया। जमींदार कहां आया? केवल यहां। हम लोग यूपी, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल छोड़ के कहीं भी जमींदार नहीं सुनते, क्योंकि यहां सीधे रैयतों से किया गया। क्यों? क्योंकि इस इलाके में खेती अच्छी नहीं होती थी, पानी कम बरसता था और जमीन पथरीली थी, प्लेटो, पठारी। तो जब ज्यादा खेती नहीं होगी तो हम दलाल क्यों रखेंगे, बिचौलिया क्यों रखेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी वाज लेस, जनसंख्या घनत्व तो क्या था? कम था। इसलिए सीधे किससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया? किसानों से। यहां जनसंख्या ज्यादा था, यहां पर दलाल चाहिए थे, बिचौलिए, जमींदार, लठैती करने के लिए,
जो बड़ी जनसंख्या को काबू में रखते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू गिव देम 1/11% ऑफ द प्रोडक्शन भू रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। ये था महलवाड़ी। 4-5 गांव के समूह पर एक आदमी रख दिया जाता था और कहा जाता था चारों 5 गांव का तुम क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवाड़ी। और ये कितना परसेंट बचा, 30%। ठीक है, ये 30% बचा। ये हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये रैयतवाड़ी, क्रॉस वाला हो गया रैयतवाड़ी। ये हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी। ठीक है, और ये हो गया आपका वेस्टर्न यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब वेस्टर्न यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश किसमें आ गया, महलवाड़ी में। क्लियर हुआ, कर दिए क्लियर, हो गया ना, कि अभी भी दिक्कत है? तो कितने सिस्टम हुए, 3। परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड इन 1793 और रैयतवाड़ी 1792 में पहली बार 12 महल जिले में, ठीक है, वाला। लेकिन यह व्यवस्था 1820 में मद्रास में लागू कर दी गई। ठीक है, 1825 में बंबई में। ठीक, चलो 79 ना 1820 है, इसको 1820 कीजिएगा, वो तो एक जगह बस ये चला गया था। और दिस वाज महलवाड़ी 1822 ऐसे ही होगा आगे। ठीक, बैठा दीजिएगा, बोलिएगा अभी, या बोलिए इधर ही बुला दीजिए, बोलिए यहाँ के बैठ जाए। ठीक है, तो ये अब समझ आ रहा है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, है ना। महाल का मतलब बड़ा गांव या 4-5 गांव का समूह, यहीं पे बोल दीजिएगा बैठने के लिए आके, कहिए। ठीक है, ये हो गया। तो 1822 में महलवाड़ी, 1820 में रैयतवाड़ी मद्रास। ये पायलट बेसिस पे कहां शुरू किया गया था, इन 12 महल डिस्ट्रिक्ट में, इन 12 महल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, किसने शुरू किया था, र से रैयत, र से रीड, र से रैयत, र से रीड, ये किया गया। ठीक है, और it was started in 1820 in Madras and after 5 years it was started in Bombay. ठीक, 1850 तक यह व्यवस्था पूरे दक्कन में, डेट मीन्स दक्कन का मतलब दक्षिण होता है। दक्कन को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, साउथ, दक्षिण, डेट मीन्स महाराष्ट्र प्लेटो। ठीक है, ये करेगा, इसको एकदम मैप को याद रखना कि 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम थे इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसीलिए जमींदार केवल यही मिलते हैं। जमींदार कहां मिलेंगे, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, और आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, रैयत का मतलब किसान, चूंकि यहां जनसंख्या कम थी इसलिए ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट किससे कॉन्टेक्ट किया, किसानों से, इसलिए रैयतवाड़ी। यहां जनसंख्या ज्यादा थी, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी वाज मच मोर, दैट्स व्हाई द लैंडलॉर्ड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड एज मिडिलमैन, उनको बिचौलियों के रूप में लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन वाले भी अपना देखते रहना। ठीक है, इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया था, नहीं था ना, बताया ना अभी कि देयर वाज नो लैंडलॉर्ड सिस्टम इन दिस, सीधे किसानों से ये होता था। भूमि का मालिकाना हक किसके पास था, ओनरशिप, किसानों को, जिससे वे भूमि को बेच भी सकते थे, गिरवी रख सकते थे। गिरवी का मतलब था मोर्गेज, गिरवी का मतलब क्या होता है, मोर्गेज, इसमें टी साइलेंट होता है, कुछ बेवकूफ इसको मोर्टगेज बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज मोर्गेज, ये टी होता है साइलेंट इसमें का। ठीक है, इसको गिरवी रख सकते हैं, जमीन के बदले में पैसा ले सकते हैं। लगान की अदायगी न होने पर, लगान का मतलब राजस्व यानी रेवेन्यू। ठीक है, जैसे लैंड रेवेन्यू के लिए अगर आप जमा नहीं कर पाए तो भूमि को क्या किया जाता, जब मरता क्या ना करता, किसान क्या करता था, भरता था। लगान अदायगी प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा, रिव्यू, पुनर्समीक्षा का मतलब क्या होता है, रिव्यू करने की व्यवस्था की गई थी। परमानेंट सेटलमेंट 30 से 40 साल, इसको भी कितने समय रिव्यू करते थे, 30 साल में।
राजस्व के रूप में किसानों को ऊपर से कितना देना पड़ता था? 50%। बात बराबर? बात जो धन के रूप में देना होता था, विच वॉज पेड इन कैश, विच वॉज पेड इन कैश। क्रॉप नहीं, आपको क्या देना है? तुम अपना अनाज बेचो और उसकी जितनी कीमत है उतना तुम हमको क्या करोगे? पे करोगे। दिस वाज रैयतवाड़ी। ठीक। महालवाड़ी, महाल, ठीक है, महाल इट मीन्स अ लार्ज विलेज। इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है, हम पूरा बता दे रहे हैं। अ लार्ज विलेज और अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 विलेजेस हुआ। महाल मीन्स अ लार्ज विलेज और अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्मॉल विलेजेस। महल शब्द, ये महाल, यहां महाल ही होता है, महल लिख दिया है। महाल शब्द से क्या तात्पर्य है? जागीर अथवा गांव। इस पत्ती में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? कृषकों से सीधा संपर्क नहीं रखती थी, अपना एक आदमी रख देती थी, ठीक है, बल्कि गांव या जागीरों, 4-5 गांव के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। अभी भी पंजाब में आप जाएंगे तो वहां देखिएगा लंबरदार मिलता है। तो हमने पूछा था एक बार अपने मामा से कि ये कौन है लंबरदार, पता नहीं, इसको लंबरदार लंबरदार सब बोलते हैं। फिर हमको समझ में आया कि ये जरूर इसका दादा परदादा जो होगा मालवाड़ी व्यवस्था में मुखिया रहा होगा, इसीलिए उसके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ था? लंबरदार। ठीक है, ये कैसे महाराष्ट्र में देखो देशमुख टाइप लगते हैं, देशमुख, वैसे ही 1822 बता दिया था पहले ही, 1822 में मालवाड़ी पूछा। अभी नहीं लिखा था 1822 तो काट के लिखते 1822। ठीक है, कुछ चीजें क्या होती हैं एकदम परमानेंट। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य भारत है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में, यानी आज का पंजाब हरियाणा सब में लागू किया गया। ठीक, यहां पे कहीं भी परसेंटेज दे रहा है 30%, 90%, 51%, हमने कर दिया, हमने यहां पे दिखा दिया, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब जब भी पूछेगा याद रहेगा ना कि लैंड रेवेन्यू का क्या क्या व्यवस्था थी ब्रिटिश काल में, यही 3 थी, और क्षेत्र कौन सा था? ये था। अब अगर भूले तो फिर कौन क्या बताएगा? क्लियर हुआ? चलो, इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों यानी कि एटलस और पंजों का रजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसको याद करना, एटलस, ठीक है, और मैप वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, इट वाज यूज्ड इन महलवाड़ी। कैसे याद रखेंगे? एम फॉर महलवाड़ी, एम फॉर मैप, एम फॉर महलवाड़ी, एम फॉर मैप, मैप मानचित्र, ये याद रखना। म से मानचित्र, म से महलवाड़ी। जब भी पूछेगा कि किस व्यवस्था में मानचित्रों का प्रयोग हुआ था, क्या देना है? महलवाड़ी। या अब से याद रहेगा ना, ये गड़बड़ मत करना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, लड़के गलत करके चले आते हैं एग्जाम में। इस व्यवस्था का जन्मदाता मैकेंजी था, म से मैकेंजी, म से महलवाड़ी, र से रैयतवाड़ी, र से रीड, र से रैयतवाड़ी, आर फॉर रैयतवाड़ी, आर फॉर कर्नल रीड, एम फॉर महलवाड़ी, एम फॉर मैप एंड एम फॉर मैकेंजी। हार्ट से मतलब नहीं है, हार्ट फाल्ट से, अपना याद रखना है मैकेंजी। 1833 आगे चल के मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। यह भी याद रखना, मार्टिन बर्ड एंड जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में महलवाड़ी व्यवस्था सबसे निखर करके सामने आई, बेस्ट कर दिया उसको। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर कितना कर दिया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा, मार्टिन बर्ड के द्वारा ठीक है, मार्टिन बर्ड, इसको मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का की कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहते हैं, यानी टैक्स प्रोपाउंडर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इस टाइप का कुछ है, हमको अभी याद नहीं आ रहा मार्टिन बर्ड को, लेकिन कुछ कहा तो जाता है मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड जो है मार्टिन बर्ड महलवाड़ी,
मार्टिन्स बर्ड, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, इसलिए हम कहेंगे कुछ तो था। फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट, उत्तर भारत, उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त, उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक, उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक कौन था? मार्टिन्स बर्ड, मार्टिन्स बर्ड, मार्टिन्स बर्ड, मार्टिन्स बर्ड ऐसे बोल देते हैं। यानी फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। मार्टिन बर्ड्स, ठीक है, मार्टिन्स बर्ड, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। घटा के लोगों ने क्या कर दिया? 2/3 से 67% घटा के 50% कर दिया। ठीक है, बुरा उसको संग्रह करने के दिया, ये वाला करा देते हैं, उसके बाद आज रोकेंगे क्योंकि फिर हम बढ़ा देंगे आगे, कोई आज हम स्पेशल ऐसे ले लिए थे। बुरा उसको संग्रह करने की विधियां, विधियां, मेथड्स, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। अरे यार क्या है कि हम इतना मेहनत कर दिए। जमींदारी 19%, ठीक है, रैयतवाड़ी, हाँ हाँ ठीक है 51%। यहां जमींदार था, यहां किसान है रैयत, यहां मुखिया या लंबरदार। हियर इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस और सेकंड वन जॉन सोर। रीड थॉमस मुनरो, थॉमस हॉल्ट मैकेंजी प्लस आगे चल के मार्टिन्स बर्ड। होल्ट, HOLT, होल्ट मैकेंजी, सब देख लो स्पेलिंग, मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, ठीक है, इट इज नॉट हॉल्ट मैकेंजी, इसलिए होल्ट मैकेंजी। रीड, रीड के स्पेलिंग देख लेना, रीड, ठीक है। ही वाज कर्नल रीड, कर्नल ऐसे लिखते हैं COLONEL। एंड थॉमस, वहां लिखा है थॉमस क्योंकि अंग्रेज एज का उदाहरण नहीं कर, कैसे हम लोग HOUR आवर बोलते हैं, एन आवर, 1 घंटा, इसी तरह ये हम लोग जैसे बेवकूफों की तरह बोलते हैं थॉमस, बट एग्जैक्टली इट्स प्रोनाउंसिएशन इज लाइक थॉमस, ठीक है, इसीलिए थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, याद रखना, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक मानते हैं, पहले बता चुके हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, नागरिक सेवा का जनक। देख लेते हैं इसके बाद कुछ अलग से, हाँ चलो ये कर देते हैं, इसको रोक देते हैं यहाँ पर। जॉन सोर, नाम में शोर था, इस शोर का मतलब तट होता है। व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज जॉन शोर। शोर यहां पर इसका मतलब है तट, लेकिन हम याद देने के लिए क्या कहते हैं कि ये वो था जो शोर कभी मचाया ही नहीं। कारण था इसने कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की, ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति। कैसे याद रखेंगे? नाम में ही शोर था, लेकिन ये शोर मचाते नहीं थे। वैसे शोर का मतलब तट होता है, नहीं बोलते शोर टेम्पल ऑफ इंडिया, महाबलीपुरम, तटीय मंदिर, तो ये तटीय हुआ इसके नाम का। लेकिन हम लोग याद दिलाने के लिए क्या बोलते हैं कि जॉन शोर, शोर शांत रहते थे। इसी कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल के नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या की जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया। क्या होता था कि बेटियों को उस समय लोग जिम्मेवारी नहीं बोझ समझते थे, ठीक है, और बोझ समझ से क्या करते थे, भ्रूण हत्या तो कर सकते नहीं थे, तब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि पेट में ही मार दें। जब बच्ची आ जाती थी तो पता चलता था कि लड़का है कि लड़की है। क्या करते थे, धीरे से लड़की का गला घोंट देते थे, ठीक है, या उसको वैसे पानी में, गर्म पानी से डाल के मार देते थे। मां को क्या कहते थे कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। मां बेचारी यही सोचती थी कि बच्ची या मेरा बेटा मर गया है, जो भी मैंने, और पुरुष सदस्य तो हटा देते थे। यही कारण था कि सर जॉन शोर ने नवजात कन्याओं, ठीक है, डेट मीन्स इन्फेंट,
फीमेल चाइल्ड, ठीक है, फीमेल जो इन्फेंट हुई, बच्ची, शिशु, ठीक है, नवजात के नाव की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया, यानी अब मृत्यु दंड मिल जाता। तो ये अंग्रेजों का एक अच्छा नियम था, और वो क्या था? बंगाल नियम 21 ड्यूरिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉन शोर, ठीक है, लॉर्ड विलेजली 1798 to 1805, लॉर्ड विलेजली यही लेकर के आया सब्सिडी अलायंस, ठीक है। हमने घेरे की नीति किस लिए बताई थी? जो रिंग फेंस पॉलिसी वाज वारेन हेस्टिंग्स, ये विलेजली था जिसने अब कदम बढ़ा दिया। क्योंकि सर जॉन शोर का काम क्या था? हस्तक्षेप की नीति, अभी डिस्टर्ब मत करो क्योंकि समय अभी ठीक नहीं है। इसके समय मराठे आपस में लड़ने लगे, पेशवा, होलकर आपस में लड़ने लगे, और इन बिलियों के बीच का फायदा बंदर ने उठा लिया, ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर रहेगा मंडे ट्यूसडे। कोई सरस्वती पूजा के कारण जो कोचिंग बाकी बंद की है, यह कोचिंग बंद नहीं होगी, और क्लास जो है वो मंडे और ट्यूसडे को क्या होगा, चलेगा। और सरस्वती पूजा कब है? 14 को। आज तारीख क्या है? 10 है ना, 11 कल छुट्टी, 12 13, ठीक है। देखते हैं जैसा होगा, पूजा कराना होगा तो कराएंगे। चंदा तो हम देने से रहे, किसी को जबरन वाला चंदा तो हम किसी के बाबूजी को नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए, ठीक, ठीक है, वेलकम।